मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है, अपन ने गैलीलियन रूपांतरण पढ़ लिया था। गैलीलियो रूपांतरण या गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उससे क्या मीनिंग निकलता है और कैसे कैसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आती है, कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर फिक्स होता है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आता है, यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आता है। आज अपन एक नया केस देखने वाले हैं। वो केस है अपने पास कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात करते हैं तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण देखना है कि अपने पास जब भी कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट के मध्य उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, उसमें मैं कैसे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में लूँगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो आज का जो भी अपना टॉपिक रहेगा कन्वर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कोई भी दो पॉइंट लेने हैं और उसका कन्वर्जन इक्वेशन बेस पे एस डैश और एस फ्रेम का रिजल्ट निकालना है। तो करते हैं अपन आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्ट अपन ने देख रखा है कि देखो आज का जो टॉपिक है वो है दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का रूपांतरण। यानी कोई भी अपने पास दो पॉइंट लेने हैं, दो पॉइंट लेने के बेस पे मैं कोई भी एक पार्टिकल है, वो एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यदि कोई मूव करता है तो एस और एस डैश फ्रेम में उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। वही चीज़ यहाँ से प्रूफ होने वाली है। तो देखो अपने पास कोई भी टू पॉइंट्स लेने हैं तो मैं यहाँ पे कोई भी टू पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ पी, तो पहले तो मैं इसका क्या बना दूँ, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दूँ। तो सबसे पहले अपन बनाते हैं इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माना कि किसी बिंदु, यहाँ पे लिखा हुआ है माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के P और Q के स्थितिज दिश R1 और R2 है। यानी दो बिंदु कौन से लेने अपने पास, P और Q लेने। दो बिंदु कौन से लेने अपने पास, P या Q लेने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी अपने पास जो बिंदु लेने हैं वो कौन से लेने हैं, P या Q। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी अपने पास कोई बिंदु लेंगे तो वो क्या लेंगे, एक तो P होगा और एक क्या होगा, Q होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी लिख रखी है, इसी के अकॉर्डिंग अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ किसमें, एस फ्रेम की। सबसे पहले तो मैं किसकी बात करता हूँ, एस फ्रेम की। तो एस फ्रेम की बात करेंगे तो क्या आएगा, एस डैश की बात करेंगे तो क्या आएगा, तो उसको अपन देखते हैं। तो देखते हैं अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले तो मुझे क्या लेना है, यहाँ पे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, दो अलग अलग कलर में लेता हूँ। एक तो ले लिया मैंने कौन सा, ये तो मैंने ले लिया एक्स डैश एक्स अक्स। ऐसे मैंने दूसरा ले लिया वाई एक्स। दूसरा क्या ले लिया मैंने, वाई एक्स। ये क्या हो जाएगा अपने पास एक तरीके से वाई एक्स। ठीक है, तो इसका मैं नाम दे दूं क्या, एक का तो दे दिया एक्स अक्स और दूसरा ले लिया मैंने वाई एक्स। ठीक है, ऐसे ही मुझे दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ रेड कलर में या येलो कलर में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये ले लेता हूँ मैं। जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है वो लेना मुझे रेड कलर में। ये ले लिया रेड कलर में। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, उसका एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा आ जाएगा अपने पास वाई एक्सिस। ये हो जाएगा अपने पास क्या, वाई एक्सिस। तो इसका पॉइंट क्या है, एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। एक क्या है अपने पास, एस फ्रेम है और दूसरा क्या मेरे पास एस डैश है। तो एक तो हो जाएगा अपने पास एस फ्रेम, एक क्या हो जाएगा अपने पास एस डैश फ्रेम। यदि एक एस है और दूसरा एस डैश है तो कैसे वेरी करेगा वो अपन को देखना है। तो एस और एस डैश में यदि देखता हूँ कि इसमें क्या लेना है, मुझे दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन निकालना है। विस्थापन जब होगा जब कोई एक पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूँ, जो पॉइंट ले लेता हूँ P और अनदर पॉइंट ले लेता हूँ Q। तो यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट क्या है, P है। ऐसे मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया क्या, Q। ये पॉइंट क्या है अपने पास, Q है। यानी ये पार्टिकल P से Q तक वेरी करता है। यानी कुछ टाइम पहले वो इनिशियल टाइम पे कहाँ था, P पर था, फिर कुछ टाइम बाद वो कहाँ आ गया, Q पर आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि यह P से Q आता है, क्या आता है, P से Q आता है, तो मैं इसके पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ। तो पहले तो पोजीशन वेक्टर बनेगा किसका, पोजीशन वेक्टर बनेगा पहले किसका, R का। तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले S फ्रेम में पोजीशन वेक्टर बना लेता हूँ। तो पहले तो S फ्रेम में क्या आ जाएगा अपने पास, पोजीशन वेक्टर P का बनेगा। तो इसको मैं मान सकता हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा अपने पास, R होगा।
क्या होगा आर। ऐसे ही इसका में क्यू का पोजीशन वेक्टर होगा वो एस फ्रेम से कितना हो जाएगा R1 और R2। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसके पोजीशन वेक्टर है कि माना कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में, स्थिर निर्देश तंत्र क्या है अपने पास, ये जो एस है वो क्या है अपने पास स्थिर निर्देश तंत्र है। ये जो एस है वो क्या अपने पास स्थिर निर्देश तंत्र माना है, क्योंकि अपन गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जो भी कैलकुलेशन होगी कांस्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होगी या जड़त्व के रेस्पेक्ट में होगी। तो R1 तो ये हो गया अपने पास, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अपने पास जो R1 है वो तो ये है और R2 वेक्टर है वो ये तो क्या से हुए एस फ्रेम से। ऐसे यदि मैं एस डैश फ्रेम से बात करता हूँ, किससे बात करता हूँ एस डैश फ्रेम से, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या एस डैश फ्रेम। तो देखो यदि एस डैश फ्रेम की बात करते हैं तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वाला, दूसरा पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी डिस्टेंस कितनी, तो देखो जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है वो तो एस फ्रेम से दोनों के पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू R1 और R2 वेक्टर है, और जो दूसरा है वो क्या है अपने पास R2 डैश और R1 डैश। तो उसका क्या आ जाएगा अपने पास R1 डैश, यानी जो एस डैश फ्रेम में लिखा है वो क्या हो जाएगा अपने पास R1 डैश, क्या हो जाएगा अपने पास R1 डैश। तो ये तो हो जाएगा अपने पास R1 डैश और सेकंड का हो जाएगा अपने पास R2 डैश, ये क्या हो जाएगा R2 डैश। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपने पास, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपने पास ये वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि P से Q का क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस तरीके से होगी। तो कह सकता हूँ कि यहाँ से मैं कुछ डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ, यही अपना डायग्राम बनेगा। कोई पार्टिकल था P पॉइंट से Q पॉइंट पर मूव कर रहा है, तो एस फ्रेम से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या हो जाएगा P पॉइंट का तो हो जाएगा और R1 और Q का हो जाएगा R2। एस डैश फ्रेम के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R1 डैश और R2 डैश। तो अपन को निकालना क्या है विस्थापन रूपांतरण समीकरण, यानी ये जो PQ डिस्प्लेसमेंट है ये एस फ्रेम में और एस डैश फ्रेम में कितना आएगा वो अपन को निकालना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स P एंड Q, अपन ने दो पॉइंट ले लिए, फिक्स द रेफरेंस फ्रेम बी R1 एंड R2, यानी इसके अंदर जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है P और Q पॉइंट के R1 और R2 है। यही लिखा है माना कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य P और Q के जो स्थिति सदिश है वो क्या है अपने पास R1 और R2 है। तो ये R1 स्थिति सदिश हो गया और ये क्या हो गया R2, तो इनके ऊपर क्या लगा लेना आप वेक्टर भी लगा लेना। फिर लिखा है कि निर्देश तंत्र में इन बिंदुओं के मध्य विस्थापन निकालना है, यानी एस निर्देश तंत्र में इस बिंदुओं का विस्थापन कितना आएगा वो निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि विस्थापन कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है O P और Q, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एक ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, ट्राइंगल कितना O P और Q, और O P Q में यदि मैं ट्राइंगल निकालता हूँ तो देखो यहाँ से यदि मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो ये R1 वेक्टर ट्राइंगल लो सदिश त्रिभुज नियम यूज होगा, तो O से P चलूंगा तो R1, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या R1। ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट मैं मान लेता हूँ कितना D वेक्टर S में और S डैश में क्या हो जाएगा D डैश। ठीक है, तो P से Q जाएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना डायरेक्शन के साथ चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा D। ऐसे ये R2 क्या है ऑपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा R2 इज इक्वल टू 0, यानी D वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास R2 वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा R1 वेक्टर। यही क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट होगा कि जब कोई पार्टिकल P से Q में जाता है तो S फ्रेम के लिए जो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा या जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा R2 वेक्टर माइनस का R1 वेक्टर। तो यहाँ पे लिखा है कि निर्देश तंत्र में इन बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन आएगा वो विस्थापन क्या होगा D वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यहाँ पे भी अपन ने वही चीज़ निकाली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बिटवीन दिस पॉइंट्स इन द रेफरेंस ऑफ फ्रेम, यानी दोनों पॉइंट के बीच का S फ्रेम के लिए जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना है R2 माइनस का R1। क्लियर। फिर देखो आगे लिखा है कि यदि किसी अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में, यदि किसी अन्य निर्देश तंत्र एस डैश में दोनों बिंदुओं के स्थिति सदिश R1 डैश और R2 डैश हो तो स्थिति सदिश के गैलीलियन रूपांतरण समीकरण निम्न होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखते हैं कि यदि मैं एस में तो ये निकाल दिया विस्थापन, यदि मैं एस डैश में लिखूंगा तो उसका विस्थापन क्या आएगा D डैश आएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा R2 डैश माइनस का R1 डैश। तो अपन को पता है कि ये निर्देश तंत्र है वो v वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से v वेलोसिटी से t टाइम में s के रेस्पेक्ट में आगे मूव करके गया है। क्या करके गया है, आगे मूव करके गया है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जब s डैश निर्देश तंत्र s के रेस्पेक्ट में t टाइम में वेलोसिटी से क्या करके गया है, मूव करके गया है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जब भी वो मूव करके गया है तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पर क्या काम आएंगे, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण काम आएंगे। तो इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस टू पॉइंट्स
इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम S1 डैश, S1 डैश क्या लेना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, उसके पोजीशन वेक्टर क्या है R1 डैश और R2 डैश, देन फ्रॉम द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में लेने हैं, तो ये भी आप क्या कर लेना, R1 डैश और R2 वेक्टर लगा लेना। तो ये क्या होंगे, एस डैश फ्रेम में स्थिति सदिश होंगे। अब मुझे पता है कि गैलीलियो रूपांतरण समीकरण क्या आता है, तो अभी अपन ने जो पहले वाली क्लास पढ़ी उसमें आपको पहले से पता होगा कि जब कोई एक निर्देश तंत्र एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से t टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करके आगे बढ़ता है, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आता है गैलीलियो का, वो क्या आता है, वो आता है प्रथम कण के लिए लिखता हूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास R1 डैश वेक्टर इज इक्वल टू R1 माइनस का क्या हो जाएगा Vt, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगा। ऐसे ही सेकंड क्या आ जाएगा अपने पास, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस Vt, ये अपने पास क्या होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये इक्वेशन मुझे पता है कि जब v वेलोसिटी से एस डैश फ्रेम s के रेस्पेक्ट में t टाइम में v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, तो इसका क्या आ जाएगा अपने पास, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण आ जाएगा या गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ जाएगा। तो R1 डैश इज इक्वल टू R1 माइनस Vt, R1 डैश क्या है अपने पास, R1 डैश पार्टिकल का एस डैश फ्रेम में जो भी पोजीशन वेक्टर दिखेगा या पोजीशन दिखेगी वो ये दिखेगी, और R2 डैश के लिए यानी जो अपने पास पोजीशन वेक्टर है एस डैश फ्रेम में सेकंड पार्टिकल के लिए या क्यू पॉइंट के लिए वो ये दिखेगा। अब मैं बात करता हूँ आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदुओं के मध्य P और Q के मध्य सदिश दूरी, यानी यहाँ भी क्या निकालना है कि वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q इज एस डैश कोऑर्डिनेट। तो मुझे पता है, अपन ने देखा है यहाँ पे जो एस डैश कोऑर्डिनेट है वो क्या है अपने पास, इसमें देखो इसमें भी वेक्टर ट्राइंगल लो ही यूज होगा, सदिश त्रिभुज नियम ही यूज होगा, और वो क्या होगा R1 डैश यहाँ पे हो जाएगा D1 डैश और यहाँ पे हो जाएगा R2 डैश माइनस का। तो यदि मैं सदिश त्रिभुज नियम यहाँ पे यूज लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी हो जाएगा अपने पास, यदि मैं सदिश त्रिभुज नियम यूज लेता हूँ तो ये तो हो जाएगा अपने पास R1 डैश, साथ में हो जाएगा अपने पास प्लस का D डैश, ऐसे ही हो जाएगा माइनस का R2 डैश, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो D डैश आएगा वो क्या आ जाएगा R2 डैश माइनस का क्या हो जाएगा R1 डैश, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, P और Q के मध्य का विस्थापन आ जाएगा किस में, एस डैश निर्देश तंत्र में, किस में आ जाएगा, एस डैश निर्देश तंत्र में। तो एक तो है एस निर्देश तंत्र में, दूसरा है एस डैश निर्देश तंत्र में। तो यदि एस डैश निर्देश तंत्र में दोनों का विस्थापन देखते हैं तो वो विस्थापन कितना हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि एस डैश निर्देश तंत्र में बिंदुओं के मध्य P और Q के मध्य जो सदिश दूरी होगी वो कितनी होगी, D डैश इज इक्वल टू R2 डैश माइनस का R1 डैश। तो इसमें मैं पता है कि अब मुझे पता है कि जो R1 डैश है क्या मुझे पता, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण किससे कि R1 डैश है वो किसके इक्वल है, R माइनस का Vt, R2 डैश है वो किसके इक्वल है अपने पास, R2 माइनस का क्या है Vt, ये वाली है। अब मुझे बताइए कि R1 डैश और R2 डैश की वैल्यू क्या मैं इसमें रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो यदि मैं यहाँ से ये वैल्यू रखता हूँ तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी, तो देखो यहाँ पे D डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R2 डैश की वैल्यू रखता हूँ तो ये हो जाएगा R2 माइनस का Vt, बीच का माइनस ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस का Vt। ये R क्या है अपने पास, पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर बना लेना। V कांस्टेंट वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में मूव करके गया है तो वो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा R2 माइनस का Vt, यानी D डैश था इसमें मैंने R2 डैश की जगह वैल्यू रख दी और R1 डैश की जगह वैल्यू रख दी, कहाँ से, गैलीलियो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से। तो ये क्या हो जाएगा, D डैश इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस हो जाएगा अपने पास Vt, माइनस का हो जाएगा अपने पास R1 वेक्टर, क्या हो जाएगा R1 वेक्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का Vt। तो यहाँ से देखो एक टर्म प्लस की एक टर्म माइनस की, ये क्या हो जाएगी एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएगी। यदि ये कैंसल आउट होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा D डैश इज इक्वल टू R2 वेक्टर, D डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस का क्या हो जाएगा R1 वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा अपना एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे पता है कि R2 माइनस R1 अभी अपन ने पहले निकाला है, R2 माइनस R1 क्या था, D वेक्टर के इक्वल था। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये R2 माइनस R1 किसके इक्वल हो जाएगा, D डैश इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, D के, किसके इक्वल हो जाएगा, D डैश इज इक्वल टू D के। तो ये अपना क्या कहलाएगा विस्थापन। मैं कह सकता हूँ कि विस्थापन S और S डैश निर्देश तंत्र में दोनों में क्या दिखाई देगा, इक्वल ही दिखाई देगा। तो यहाँ से मेरे पास प्रूफ हुआ कि यदि S और S डैश निर्देश तंत्र में दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q, तो यहाँ पे अपने पास जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो दोनों का क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अचर रहता है।
अक्षर का मतलब क्या रहता है, कांस्टेंट या दोनों में सेम रहता है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि क्या रहता है, एक तरीके से इनवेरिएंस रहता है, या क्या क्या रहता है अपने पास, निश्चित रहता है। क्या रहता है, निश्चित। अक्षर का मतलब आप ये भी लिख सकते हो कि क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो ये क्या हो जाएगा कि गैलीलियन रूपांतरण में दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन अक्षर रहता है, इससे विस्थापन के गैलीलियो इनवेरिएंस का नियम कहते हैं। तो ये वाला जो लॉ कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का निश्चितता का नियम कहलाएगा। क्लियर। इंग्लिश में भी ये लिखा हुआ है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों निर्देश तंत्र में या दोनों फ्रेम में क्या होगा, सेम होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट। तो ये तो था अपने पास कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन कैसे निकालते हैं। तो ये तो अपन ने यही देखा कि दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन कैसे निकाला जाता है। अब इसके नेक्स्ट क्लास में अपन एक और आगे वाले केस की बात करेंगे, वो करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को थैंक यू।